नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। यूनिट 1 का पहला टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। देखते हैं बच्चों क्या है ये। देखो बच्चों, कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, बेसिक आइडिया यहाँ पर हमने नोट में कर लिख रखा है। इस बेसिक आइडिया को जानने से पहले कॉम्पटन इफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट को आएंगे। क्या था बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट? सबसे पहले देखा गया था स्कैटरिंग, कि अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन पे टकराता है कोई फोटोन। बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी किसे ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी ट्रांसफर करी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। फोटोन का रोल खत्म हुआ। मतलब जैसे बच्चों हमने बचपन में कंचे खेले होंगे, बहुत सारे बच्चों ने खेले होंगे ना। क्या करते थे? ऐसा मारते थे कंचा, तो बाजी बार ऐसा होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि जो हमने जिससे मारा है वो वहीं रुक गया और आगे वाला सीधा चला गया। ये कब होगा? जब सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी हो दूसरे ने दूसरे वाले को। तो यही होता है काम। यहाँ पर क्या हो रहा है? फोटोन सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सीधा चला जा रहा है। एंगल कितना आया बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर थीटा 0 आया, क्योंकि सीधा निकल गया। फोटोन का कुछ रोल आया? कुछ रोल नहीं आया, फोटोन खत्म हो गया। तो बच्चे जब फोटोन खत्म हो गया तो सारी एनर्जी इसने ऐसे ट्रांसफर कर दी। एनर्जी कुछ बदली? बिल्कुल नहीं बदली। और या अगर एनर्जी नहीं बदली तो वेवलेंथ कुछ बदली क्या? वेवलेंथ भी नहीं बदली, वेवलेंथ भी सेम है। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? अगर इंटेंसिटी और लैम्डा प्लॉट करें हम, एक ही पीक आएगी लैम्डा के रिगार्डिंग थीटा इज इक्वल टू 0 पर। ये एक्सपेरिमेंट चलता आ रहा था पहले से ही। अब कुछ एक्सपेरिमेंट में चेंज करे। किसने करे? कॉम्पटन ने। क्या चेंज करे बच्चों? उसने माना कि अगर हम ऐसे माने, ऐसा ले, माना नहीं, एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन ले, हम बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जो बाहर की सेल में रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो फोटोन ले रहे हैं हम, वो जो एनर्जी ले रहे हैं, फोटोन क्या बच्चों? एक तरीके की एनर्जी है जो ले रहे हैं, वो लेंगे हम एक्सरे, मतलब हाई एनर्जी। यहाँ पर क्या लिया बच्चों? एक्सरे, मतलब हाई एनर्जी का फोटोन लिया। तो क्या होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, देखो इसके पास समझ लो, इस फोटोन के पास 10 रुपए हैं और ये इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 रुपए। ये 2 रुपए में खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेगा? ये फोटोन इस पे हिट होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को 2 रुपए मिलेंगे निकल जाएगा, और जो 8 रुपए बचे वो किस पर बचे रह जाएंगे? इस वाले फोटोन पर। ये पहली बार देखा गया था ये फिनोमिना। समझ रहे हैं? कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग कैसे है बच्चों? देखो यहाँ पर थीटा हमेशा 0 रहता था, लेकिन यहाँ थीटा क्या हुआ? कुछ ना कुछ एंगल से आया, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल से मुड़ा। कौन? फोटोन। ऐसा कभी नहीं होता था। बात समझ रहे हैं? केवल इलेक्ट्रॉन ही डिटेक्ट होता था। यहाँ पर क्या डिटेक्ट हुआ? फोटोन भी डिटेक्ट हुआ किसी एंगल पे। तो क्या हुआ होगा? देखो बच्चों, इसका कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी कुछ इसे दी होगी, जैसे 10 में से 2 घट गए तो इस पर 8 बची, तो यहाँ पर एनर्जी कम रह गई। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ बढ़ गई। तो ये कौन सी वेवलेंथ है? लैम्डा। ये क्या है? लैम्डा डैश। यानी कि वेवलेंथ में शिफ्ट आ गया। और वेवलेंथ के शिफ्ट को क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्पटन शिफ्ट। किसकी वजह से आया बच्चों? थीटा की वजह से आया है। अगर थीटा 0 होता तो सीधा चला जाता वो। तो इसका मतलब क्या है? ग्राफ कैसा आएगा इस बार हमारा? ग्राफ कैसा मिला उसे, मतलब कैसा रिजल्ट मिला? एक तो मिली पीक लैम्डा के लिए जो इनिशियल था, और एक पीक किसके लिए मिली? लैम्डा डैश के लिए बढ़ी हुई वेवलेंथ मिली उसे। लैम्डा अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, बिल्कुल सेम बात है। तो अब कॉम्पटन का क्या मतलब है? मतलब कॉम्पटन क्या चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए कॉम्पटन के अकॉर्डिंग? अब बच्चों कॉम्पटन ये चाह रहे हैं कि इस चीज को वो मैथमेटिकली बता दे सबको। वो कैसे बताएंगे भाई मैथमेटिकली? मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे, उसे तो कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। किस तरीके से बताएंगे वो? कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आया है उसकी डिपेंडेंसी डायरेक्टली थीटा पे आनी चाहिए, और किसी चीज पे और किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। देखो h अपॉन एम नोट सी क्या है बच्चों? ये सारा कांस्टेंट है। कैसे? h प्लैंक कांस्टेंट है। एम नोट क्या है? मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, इनिशियल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स रहेगा। और c क्या है बच्चों? लाइट की स्पीड। यानी कि h अपॉन एम नोट सी क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? थीटा। सही बात है। और अगर थीटा को 0 कर दो तो cos थीटा क्या हो गया? cos 0 1 1 माइनस 1 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्रूफ क्या करना हमने? ये इक्वेशन लानी है, देखते हैं कैसा आएगी। इसको अब बच्चों मैं रफ कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है कर लो। एकदम सही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है बच्चों हमारी। चलो करते हैं आगे का अपना खेल। डेरिवेशन बच्चों थोड़ा सा बड़ा है इसका, इसलिए बच्चे ये रफ करने पड़ते हैं। बोर्ड में स्पेस हमें कम नहीं मिलता, और मैं सोचता हूँ कि हमारा सारा डेरिवेशन एक ही बोर्ड पर आ जाए जिससे आपको आसानी हो बच्चों। चलो भाई इसको सोल्व करने का प्रोसेस देखते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका डायग्राम समझो बहुत अच्छे से। डायग्राम ही इसका सब कुछ है। क्या हुआ? अभी हमने समझ लिया क्या हुआ। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसके पास ज्यादा एनर्जी है,
कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कुछ एनर्जी से बची रह गई उधर को चला गया। तो अब क्या करना बच्चों, इसका मोमेंटम और एनर्जी के पार्ट्स लिखने अलग अलग के, इसका मोमेंटम क्या हो हर एक का और एनर्जी क्या हो। देखो इसका मोमेंट एनर्जी क्या होती है प्लांक ने बता रखा है, E बराबर एच न्यू, और मोमेंटम क्या होता है बस सी से डिवाइड कर दो। बस कैसा आया ये, mc स्क्वायर को एच न्यू के बराबर रख दो दो इक्वेशन को, तो उससे आ जाएगा, करके देख लेना, मैंने फर्स्ट यूनिट में करा रखा है। सिंपल सा सी रखना, कुछ याद नहीं करना, सही रख दिया, ठीक है। ये फोटोन का हो गया। अब बच्चों साथ साथ फोटोन का ये वाला एनर्जी और मोमेंटम देखो क्या होगा, बदलेगा तो डैश लगा दिया बस, ठीक है। अब यहाँ जाओ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डैश पे रखा है तो इसका मोमेंटम होगा कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है mv, v जीरो है, वेलोसिटी तो जीरो है, तो जीरो हो गया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। और एनर्जी क्या होगी बच्चों, क्योंकि इनिशियल मास है तो m नॉट c स्क्वायर एनर्जी ये, ठीक है बच्चों। ये जो फोटोन गया है ये थीटा से मुड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे गया है ये फाई से मुड़ा है। फाई से हमें कुछ मतलब नहीं है, अगर हमारा पूरे एक्सप्रेशन में फाई आया भी तो उसे नेग्लेक्ट करेंगे हम, यही हमारी कैलकुलेशन है। केवल डिपेंडेंसी किसमें रखनी है, थीटा में। फाई की डिपेंडेंसी अगर आई उसे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन अब इस बार तो मोशन में आ गया, उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या हो गया mv, और एनर्जी क्या हो गई mc स्क्वायर, क्योंकि मास बदलेगा। मास क्यों बदलता है बच्चों, रिलेटिविस्टिक थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी ये बोलते हैं आइंस्टाइन की। जब कोई लाइट की स्पीड से चलने वाला पार्टिकल किसी से टक्कर मारता है तो उसका मास चेंज कर देता है, एनर्जी भी चेंज कर देता है, जो कि चेंज हो गया। पहले मास क्या था m नॉट, यहाँ पर क्या हो गया m हो गया, वो लगाएंगे आगे। चलो बच्चों तो क्या करेंगे, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके मोमेंटम के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़े हमें। देखो अलग अलग कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे भाई, ये फोटोन है जो रिकॉल हो चुका, इसके फोटोन के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। इसका वाई एक्सिस पे क्या इन्फ्लुएंस हो और एक्स एक्सिस पे क्या इन्फ्लुएंस हो। तो देखो क्या आया इसका, देखो भाई कौन से का तोड़ना हमने इसको, तो p डैश p क्या होगा sin थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग टूटेगा, और p डैश p की वैल्यू क्या है h न्यू डैश बाई c, तो sin थीटा आ गया, यानी कि वैल्यू भी लिख ली हमने, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब यहाँ जाओ, ये क्या है बच्चों, p डैश p h न्यू डैश बाई c, और यहाँ क्या आएगा cos थीटा। भाई कंपोनेंट ऐसे तो टूटते हैं, ये ऊपर sin थीटा यहाँ cos थीटा, बस ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन के तोड़ेंगे हम। इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, देखो p डैश e sin फाई, क्योंकि फाई से निकला है, और इसकी वैल्यू क्या p डैश e की mv, ये रख दी mv। ऐसे बच्चों यहाँ mv cos फाई, यहाँ sin फाई, तो वहाँ cos फाई, भाई वहाँ cos आना है यहाँ sin आना। सिंपल है बच्चों एकदम, कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या करेंगे, करते हैं कैलकुलेशन। क्या लगाएंगे, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, किस में लगाएंगे, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा, ये वाला, तो लगा दो बच्चों जल्दी जल्दी। देखो मोमेंटम किसका है बच्चों, मोमेंटम किस में लगाना, एक्स एक्सिस में। क्या है बच्चों मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मोमेंटम ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या रखा हुआ है, ये दोनों जोड़ दो भाई, यही तो रखे हैं, एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। कुछ दिक्कत, दोनों की वैल्यू रख दो, इसकी इसकी। पी डैश वी की वैल्यू क्या बच्चा, एच न्यू, और पी डैश ई क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। इस सी की मल्टीप्लाई इधर भी करा दो इधर भी करा दो, तो क्या आया, एच न्यू सी इज इक्वल टू एच न्यू डैश कोस थीटा प्लस एम वी सी कोस फाई। इसे इधर ले आओ बच्चों, इसे इधर ले आके लिख लो। ये क्या आया बच्चों, ये बच्चा मोमेंटम बाई सी चल रहा है। देखो मोमेंटम क्या है बच्चों, सी है, तो सी से सी कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे सी से सी कट जाएगा। सिंपल है बच्चों बात। चलो अब क्या है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आए एम वी सी कोस फाई, और इसे इधर भेज दिया, तो ये क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई होगी बच्चों बात, कुछ नहीं करा बच्चों, यहाँ पर 1/c कॉमन ले लिया, इसे इधर फेंक दिया, बस ऐसा समझ लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करा तो सी से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ से सी कट गया। सिंपल है बात बच्चों बात। इक्वेशन 1 आ गई, अलोंग वाई एक्सिस में लगाओ। वाई एक्सिस में क्या होगा, देखो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करी है, ऐसी अप इज इक्वल टू डाउन होगा या डाउन इज इक्वल टू अप होगा, तो यानी कि एम वी साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। भाई सिंपल है, सी की मल्टीप्लाई इधर करा दो, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आगे बच्चों करनी सिंपल है बच्चों बात एकदम, इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब क्या करना बच्चों हमें, देखो
हमारा टास्क क्या है बच्चे, यहाँ पर करना क्या हमें करना है सबसे पहले तो थीटा में ही डिपेंडेंसी देखनी है, जो कि हमने समझा है। तो किसे कैंसिल करना है, फाई को। देखो फाई आ रहा है इधर भी, तो क्या करें, इधर ही, जब भी तो इधर को ले गया हमें इन दोनों वेरिएबल को, फाई को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दो। ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड स्क्वायर करके जोड़ दो बच्चों, फटाफट देखो क्या आएगा। इधर वाले का क्या आएगा, एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को माना जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को माना जाएगा, और यहाँ पर बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना हमें, देखो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर अलग से होगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस जो बचा ये क्या बचा, एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो बचा है ना बच्चों, डैश का स्क्वायर है 12 लिए, ध्यान रखना डैश का स्क्वायर है, सही है बच्चों। अब क्या करो, इसका स्क्वायर खोल लो, तो क्या आया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा माइनस के क्या आएगा 2h का स्क्वायर न्यू डैश cos थीटा, और जो बचा बच्चा वो लिख दो, ये बचा क्या बचा, h का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे यहाँ तक आगे बात देखना बच्चे, यहाँ पर ये फिर से 1 बन रहा है तो 1 बना लो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बच्चों, प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, ये 1 बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के यहाँ न्यू डैश cos थीटा, ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 3। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, ये बहुत सिंपल सी। चलो अब क्या करना है, अब सेम टू सेम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कहां पर लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कहां पर लगेगा भाई, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में होगा, जोड़ना है बस यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि स्कैटर्ड हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वही वाला रिकॉल वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों की सबकी वैल्यू रख दो बच्चों फटाफट। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है एच न्यू प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है एम नॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गई, डैश आ गया बस, प्लस ये क्या हो गई एनर्जी एम सी का स्क्वायर, ये चेंज हो गया बस एम। सिंपल है बच्चों, देखो इसको इधर जाके लिख रहा हूं मैं और इसको एक तरफ ले रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम का स्क्वायर, ये कर सकता हूं बच्चों मैं आराम से, है ना बच्चों, ये तो कर नहीं सकता हूं इतना तो ठीक है। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो, नहीं दोनों तरफ स्क्वायर करके खोल दो सर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बच्चों फटाफट, क्या होगा देखो यहाँ आ गया एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लो, देखो क्या आएगा, ये आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4, यही तो आएगा, और प्लस फिर लगेगा 2 आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू एम नोट सी का स्क्वायर, भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब फिर इसका स्क्वायर खुलेगा, है ना बेटा, इसका स्क्वायर फिर से खोल दो बच्चों, एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर न्यू डैश, ये तो आएगा एज इट इज लिख दो इसे, प्लस m का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नोट सी का होल स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, ये इक्वेशन आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 में से 3 घटा दो, बस सिंपल बात खत्म हो गई। इक्वेशन 4 में से 3 घटा दो, नाउ क्यों घटा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस
इक्वेशन नंबर 3 क्यों घटा रहे हैं बच्चों? देखो घटाना हमें सिंपलीफाई तो करना है ना रिजल्ट, ये दोनों घट जाएंगे। देखो भाई दोनों ये हट रहे हैं, देखो हमारे सिनेरियो से कैसे भाई 4 में से 3 घटाओगे तो ये तो माइनस के हो जाएंगे, दोनों दोनों हट गए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो बच्चों, यहाँ 4 में से 3 घटा रहा हूँ मैं, यानी कि m का स्क्वायर c की पावर 4 एज इट इज, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले, m स्क्वायर v स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारे हट गए, हट गए दोनों स्टार्टिंग की टर्म हट गई। 4 इक्वेशन ऐसे लिखो अभी भाई, 4 को ऐसे एज इट इज लिखो, माइनस के 2 h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस m का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है ये वाला, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ गया बच्चों 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश cos थीटा। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी सबके समझ, इसमें कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, एक बार कैलकुलेशन हाथ से करके देख लोगे कॉपी पे आ जाएगा। ये बच्चों टोटल कॉमन ले लो, इसमें से क्यों ले रहे हैं अभी पता चलेगा। टोटल कॉमन लिया 1 माइनस ये क्या बचा v स्क्वायर बाई c स्क्वायर बच गया यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन ले लो 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश का स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का भी ले लो कॉमन, यह बचा माइनस का 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा, और ये एज इट इज लिख दो जो बचा। बच्चों ये यहाँ पर है, इस इक्वेशन का पार्ट है, वरना वो ना कर देना, कुछ भी गलत मत कर देना, प्लस जो बचा लिख दो। प्लस क्या आया m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, ये इक्वेशन एक चल रही है और ये इक्वेशन अलग है। चलो भाई अब देखो क्या लगेगा, अब लगेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, यानी कि ऐसा बोलते हैं बच्चों रिलेटिविटी लिख लो। क्या होता है बच्चों, उसने आइंस्टीन ने बताया कि मास कैसे चेंज होता है, मास भी बताया, टाइम भी बताया था, एनर्जी भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो एम नॉट से क्या हो गया था, एम हो गया था। तो क्या होता है बच्चों वो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, इसे इक्वेशन दे दो कुछ भी, इक्वेशन नंबर 5 दे दो, क्या होता है वो m इज इक्वल टू होता है बच्चों m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, m का स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट का स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रूट हट गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई करा दो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि m नॉट का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई m का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब ये है इक्वेशन 5 में मैं m का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर जहाँ आ रहा होगा उसकी जगह क्या रख दूं m नॉट का स्क्वायर। देखो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा m नॉट का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 में रख दो बच्चों। यहाँ क्या आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 एज इट इज लिख दो, इक्वेशन जो आ रही है माइनस 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा प्लस m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू, ये बेटा h न्यू है, h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ से खत्म हुआ, ये वाली इक्वेशन खत्म हो गई। अब क्या करो, इसको माइनस वाले टर्म को इधर ले जाके लिख लो और ये एज इट इज यहीं रहने दो। देखो इज इक्वल टू क्या आया बच्चों 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा। इधर से एक काम और कर लो, देखो बच्चों इधर से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लो भाई 2h, यहाँ क्या बचा न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर, यहाँ से एक h को एक h से काट दो और 2 को 2 से काट दो, जो बच रहा है वो लिख लो इधर। देखो बच्चों क्या बचा हमारा बचा इधर बचा हमारा h न्यू न्यू डैश, थोड़ा सा नीचे लिख लो जगह बहुत है हमारे पास, h न्यू न्यू डैश, देखो जरा यहाँ एक h बचा न्यू न्यू डैश बचा 1 माइनस cos थीटा बचा cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या बचा न्यू न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर, न्यू न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। ये बात बच्चे समझ में आ गई होगी सबके, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है अभी तक दिक्कत। अब क्या करो आगे शुरुआत करो, 1 माइनस बच्चे बेटा ये माइनस में है न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है बच्चों इतनी समझ में आ गई है बात। चलो अब आगे चलो, क्या करो बच्चों इसे नीचे भेज दो और इसे नीचे इस
h अपॉन एम नॉट सी का स्क्वायर इसे नीचे भेज दिया और इसके नीचे इधर इसे भेज दिया। कुछ भी कर लो इसमें, बस हमें कैलकुलेशन करनी है ठीक से। न्यू डैश बाई न्यू डैश ऐसा लिख लिया बच्चों। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना। ये भी बच्चों हमारा एक कॉम्पटन इफेक्ट है, किसके फॉर्म में बच्चों, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब फ्रीक्वेंसी से किसकी फॉर्म में लाना है, लैम्डा की फॉर्म में। क्या होता है बच्चों रिलेशन ये होता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू होता है सी लैम्डा। क्या होता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। तो न्यू डैश क्या हो जाएगा, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। या तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सी बाई लैम्डा। ऐसे ही बच्चों न्यू डैश क्या आ जाएगा, सी बाई लैम्डा डैश। दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, न्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ, c बाई लैम्डा माइनस इसकी जगह c बाई लैम्डा डैश लिख रहा हूँ। और यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों मैं, c बाई लैम्डा इंटू c बाई लैम्डा डैश। ये तो कर रहे हैं बच्चों हम, कॉमन ले लो ऊपर से फटाफट, या इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो। पहला तो ऊपर से एलसीएम ले लो इसका, लैम्डा लैम्डा डैश का एलसीएम ले लिया बच्चों यहाँ पर। भाई ये तो करेंगे, ये एलसीएम ले लिया, ऊपर जो बचा वो लिख लो ऊपर, या फिर सी कॉमन ले लो ऊपर से पहले, और नीचे से भी सी स्क्वायर आ गया, यहाँ से सी कट जाएगा, और ऊपर से कॉमन लेके लैम्डा डैश से लैम्डा काट दो। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ ये आएगा। सिंपल है बच्चों, ये देखो ऊपर से क्या करना, सी कॉमन लो, नीचे से सी स्क्वायर है, एक सी से सी कटा है, यहाँ से सी, एक से सी से सी कट जाएगा। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ आया एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ cos थीटा है, यहाँ से बचेगा लैम्डा डैश लैम्डा। यही होता है बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट। कितना सिंपल कॉम्पटन इफेक्ट है। अब देखो आगे क्या किया हमने, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो बच्चों cos थीटा cos 0 क्या आ गया 1, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या आ गया बच्चों, h अपॉन 1 माइनस 1, तो क्या आ गया बच्चों, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। यानी कि कुछ नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट होने का ही नहीं, जो पहले से लैम्डा था वही लैम्डा हो जाएगा बाद में भी। यही तो काम है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 का कॉम्पटन इफेक्ट होता कोई है, क्यों, क्योंकि जो फोटोन ने टक्कर मारी है उसे इलेक्ट्रॉन को सीधा निकाल देगा, वो कुछ एनर्जी बदलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, वेवलेंथ बदलेगी नहीं, तो कैसा आएगा कॉम्पटन शिफ्ट, कुछ भी ना आने का कॉम्पटन शिफ्ट। और जब हम लेंगे बच्चों when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या आई, h अपॉन माइनस h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी। यही होती है अच्छा कॉम्पटन शिफ्ट। 2 नंबर में पूछ ले आती है व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट, ये होती है रियल में कॉम्पटन शिफ्ट। ये था बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट। अब आगे हाँ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या नाम है, डी ब्रोगली। ये कौन है बच्चों डी ब्रोगली? डी ब्रोगली असलियत में कौन थे बच्चों पता है, हिस्ट्री के स्टूडेंट, और इनके जो भाई थे वो थे बच्चों फिजिसिस्ट। अब क्या हुआ, जब 1921 में नोबेल प्राइज मिला आइंस्टीन को, शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ मैं, तो नोबेल प्राइज के चर्चे होते हैं भाई हर जगह, तो इनके घर में भी चर्चे हो रहे होंगे। क्या चर्चे थे कि भाई आइंस्टीन को, एक बंदा है कोई आइंस्टीन, तब तो फेमस नहीं हुए थे ना इतने, कि उनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला है कि उन्होंने ये बताया कि लाइट डुअल नेचर रखती है, लाइट पार्टिकल भी और वेव भी है। तो डी ब्रोगली को पता चला भाई ऐसा है, भाई हर घर में ऐसा होगा, हर घर में कोई ना कोई डिबेट होती होगी, है ना, जब किसी टॉपिक पे कोई चीज छिड़ेगी तो डिबेट होनी भी चाहिए, कोई गलत बताएगा कोई सही बताएगा। डी ब्रोगली कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा लाइट के साथ है तो ऐसा तो सबके साथ होना चाहिए ना भाई। नेचर किसी के साथ पार्शियलिटी कैसे कर सकती है, नेचर सिमेट्री को लव करती है, और नेचर ही फिजिक्स है। तो अगर फिजिक्स में ये बोला है किसी ने कि लाइट डुअल नेचर रखती है, तो ऐसा तो सारी चीज होगी, यानी कि पार्टिकल में भी डुअल नेचर होगा। और इसे ही बोलते हैं बच्चों डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, समझ रहे हैं। इन्होंने ये 1924 में बोली थी ये बात, और जब इनका इस बात को एक्सपेरिमेंटली 2 साइंटिस्ट ने, डेवर्स और जर्मन ने प्रूफ कर दिया, तब इनको ढूंढ के नोबेल प्राइज दिया फिजिक्स ने। तो आप समझ रहे हो, कमाल की स्टोरी है बच्चों की, पढ़ना कभी। तो क्या करा इन्होंने बताया कि हर एक चीज डुअल नेचर रखती है अगर वो मॉइस्चर में, यानी कि पार्टिकल भी एक तरीके से वेव का बिहेवियर रखता है अगर वो मॉइस्चर में है। देखो मास है और वेव है। क्या किया, 2 साइंटिस्ट को लिया, 2 साइंटिस्ट की एनर्जी इक्वेशन ली और मिला दी। देखो E बराबर mc स्क्वायर किसकी है, फेमस इक्वेशन आइंस्टीन की, और E बराबर h न्यू किसकी है, फेमस इक्वेशन किसकी है, मैक्स प्लैंक की। दोनों को मिला दो, m का स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। क्या करेगा भाई हिस्ट्री का स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन इक्वेशन देखेगा, उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, बस सिंपल काम करेगा ना, सबसे सिंपल काम है। देखो mc इज इक्वल टू h न्यू बाय c। mc क्या होता है बच्चों, फोटोन का मोमेंटम, c क्या होता है, फोटोन की स्पीड। तो इसका इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू बच्चों न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा, इसे c बाई लैम्डा लिख दो।
एच सी बाई लैम्डा इंटू सी, सी से गया पी इज इक्वल टू क्या आ गया एच अपॉन लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एच अपॉन पी। और या फिर अगर कोई किसी मैसिव पार्टिकल के लिए मैं लिखूं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ना चल के वेलोसिटी ऑफ सी से वी से चले, देखो बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट से केवल फोटोन चलता है, अदरवाइज जिसकी भी वेलोसिटी लेंगे उसकी वेलोसिटी हम लेंगे वी, हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल बात है। तो बच्चों अगर पार्टिकल कोई भी हो तो वो वी से चलेगा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा एच अपॉन एम वी। कमाल की इक्वेशन है बच्चों, कमाल की क्यों है, ऐसी पहली इक्वेशन है ये उस समय की या फिर अब तक की जो मास को यानी कि किसी पार्टिकल के नेचर को किससे रिलेट कर रहा हो वेवलेंथ से, और ये तो बताया उन्होंने, यानी कि अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी रख रहा है और उसके पास मास तो होना ही चाहिए, होगा ही, तो उसके पास एक लैम्डा भी होगा, नेचर लव सिमेट्री, बात खत्म है ना, सिंपल 2 मिनट का काम है। चलो ये आ गया हमारा, अब क्या करना है हमें डी ब्रोगली रिलेशन निकालना है, यानी कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना है। पहला रिलेशन देख लेते हैं हम, क्या है बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के वी होता है, नहीं ये तो बच्चों टोटल एनर्जी लिख दी हमने, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन पर अभी मत जाओ, अभी जाएंगे। ये होता है बच्चों, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख के देखना पी स्क्वायर बाई 2m, क्यों बच्चों, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया m का स्क्वायर v का स्क्वायर, ऊपर नीचे m के मल्टीप्लाई कर लो ऐसा जाएगा, तो p कितना आ गया बच्चों, p आ गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ गया बच्चों। और अब हम क्या जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, इसमें रख दो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, आसान है बच्चों, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन फाइंड कर लिया पहली चीज। दूसरी पा जाओ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टेम्परेचर, बच्चों क्लासिकली जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी किसी के पास 3/2 kBT होती है, वो ये क्लासिकल एनर्जी है ना बच्चा, 3/2 kBT, kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है काइनेटिक एनर्जी, t है टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी क्या है ये, कहां पर रख दो, इसे इक्वेशन मान लो 2, इसे इक्वेशन मान लो 1, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो, तो लैम्डा क्या आ गया h अपॉन रूट में 2m, 2 से 2 कट जाएगा, देखो यहाँ रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3m इंटू kBT, बच्चों ये कर लेना है ना, ये बहुत आसान चीजें हैं, वैल्यू तो रखनी है। ये इक्वेशन आ गई। नंबर 3 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल मतलब जब चार्ज पे तुम पोटेंशियल लगाओगे कोई तो चार्ज भागेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी पोटेंशियल पे और कितने अमाउंट में चार्ज रखा हुआ है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है यहाँ पर क्यूवी, वी क्या है बच्चे यहाँ पर पोटेंशियल ना कि वेलोसिटी, ध्यान रखना पोटेंशियल है जो लगा रहे हैं प्लस माइनस वाला पोटेंशियल, कहां पर रख दो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, फिर से इक्वेशन नंबर 2 में रख दो काइनेटिक एनर्जी की जगह, तो क्या आ गया h अपॉन रूट में क्या है यहाँ पर 2m क्यू वी, वी क्या है बच्चों पोटेंशियल, जब हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रखो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज रखो और h की वैल्यू पता ही होती है, तो बच्चों आता है 12.28 डिवाइडेड बाय v, इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया डी ब्रोगली, आगे चलते हैं बच्चों, अब करते हैं अपना डाइवर्सल जर्मर एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या है बच्चों डाइवर्सल जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये 2 नंबर में भी आप पूछ लेते हैं इसको, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। क्या है बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, डाइवर्सल जर्मर एक्सपेरिमेंट का एम क्या है बच्चों, इसका एम पता क्या है, डी ब्रोगली को प्रूफ करना। डी ब्रोगली ने क्या बताया है मैटर वेव के बारे में, यानी कि हर कोई मैटर होगा अगर वो वेलोसिटी रखेगा तो उसमें एक वेवलेंथ होगी, ये बताया था इसने। तो ये प्रूफ क्या कर रहा है, कंफर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ करना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, मास है उसके पास, अगर उसने वेव नेचर दिखा दिया तो काम हो गया इसका एक्सपेरिमेंटली। इसको भी नोबेल प्राइज है बच्चों, डी ब्रोगली के बाद इसको नोबेल प्राइज मिला था 1927 में, इन्होंने काम किया था, ये डी ब्रोगली ने 1924 में किया था, 3 साल में ही काम खत्म कर दिया इन्होंने। क्या एम है बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देखना, तो अब डी ब्रोगली के लिए जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है लैम्डा इज इक्वल टू अपॉन पी है, पी की जगह भी लिख दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यू रखें, इलेक्ट्रॉन का मास रखें, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रखें एवरेज, तो बच्चों निकल का आता है लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, किसके अकॉर्डिंग है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। इनका क्या एम है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दें। क्या है एक्सपेरिमेंट, देखो कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है बहुत ही आसान तरीके से। ये सब कुछ जो यहाँ पर बन रहा है डायग्राम बहुत सिंपल डायग्राम है, इसको आपने लिखना है तो एक पेज में। कैसे लिखोगे देखो, यहाँ पर हम फिलामेंट लेते हैं, किसका लेते हैं टंगस्टन का। फिलामेंट को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी को पोटेंशियल देते हैं तो फिलामेंट हो जाता है गरम। गरम होने जैसे बल्ब हमारा बच्चा है ना, बल्ब गरम होने के बाद क्या करता है, ये थर्मल एमिशन के थ्रू थर्मली इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। आगे क्या कर रखा है हमने, एनोड रख रखा है।
एनोड क्या काम करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने का काम। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करेगा। और एनोड को जोड़ रखा हमने बच्चों हाई टेंशन बैटरी से। किससे, हाई टेंशन बैटरी से। क्यों जोड़ रखा है, जिससे बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोसीड करे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गन बनेगी एक, और कहां जाके लगेगी वो, निकल क्रिस्टल पे जाके लगेगी, और वो टकरा के नीचे जाएगी। जैसे नीचे टकरा के जाएगी, यहाँ पर हमने रखा मूवेबल गैल्वेनोमीटर। जी क्या बता रहा है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है बच्चों, करंट को पढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे बहुत तेजी से तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। और अगर बच्चों इनकी पीक एक यानी कि एक ही एंगल पाए, यानी कि पार्टिकल है भाई, पार्टिकल क्या करते हैं, अगर बहुत तेजी से फेंक के मारो उन्हें तो एक ही जगह तो लगेंगे। गेंद जैसे, गेंद को फेंक के मारो आप, बॉल को फेंक के मारो तो दीवार पे एक ही जगह लगेगी वो। लेकिन अगर बच्चों इनका इन्फ्लुएंस अलग अलग जगह पर आया, क्योंकि हमने रोटेट करा रखा, देखो मोबाइल कलेक्टर है, अगर अलग अलग जगह आया तो वो वेव नेचर दिखा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ये। तो क्या कर रखा हमने, इसको गैल्वेनोमीटर को मूव कर रखा है। अगर ऐसी चीज मिली हमें करंट की, इधर 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 करंट मिला, तो यानी कि वेव है वो। बात समझ रहे हैं, ये इनका ये में। तो फिर इन्होंने क्या किया, फाई क्या है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई फाई तो बताएगा कि अब इधर इधर पीक मिल रही है कि नहीं, ये लिखना है बच्चों, हमें कुछ नहीं लिखना। और इलेक्ट्रॉन आ रहा है नोड से, अट्रैक्ट होकर बहुत तेजी से निकल जा रहा है। कहां पर अट्रैक्ट, कहां पर लग रहा है वो, निकल क्रिस्टल में लग रहा है जाकर, और निकल क्रिस्टल से वो डिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जा रहा है। नीचे आ जाने के बाद मूवेबल कलेक्टर इसे पकड़ ले रहा है, कैच कर लेना है, और गैल्वेनोमीटर से हम इसका डिफ्लेक्शन देख ले रहे हैं। कितना आसान है बच्चों, सारा काम कहाँ हो रहा है, वैक्यूम चैम्बर में। एक पेज लिख लोगे। अब रिजल्ट पे आ जाओ भाई, रिजल्ट कौन बताएगा, यानी कि ये इधर से इधर मूव हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, फाई के। फाई क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इधर क्या प्लॉट करेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाई, और किसके अकॉर्डिंग, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, जिस वोल्टेज से फोटोन निकल रहे हैं, है ना बच्चों। यहाँ पर वोल्टेज रख लिया अलग अलग। यही तो भाई हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं ना लैब में भी अपने। तो क्या मिला इन्हें, इस तरीके से पीक मिलती जा रही है, इस तरीके से कुछ कुछ पीक मिलती जा रही है। सबसे बढ़िया पीक कहाँ मिली उन्हें, 54 वोल्टेज। भाई ये पीक क्या है, सबसे पहले तो ये समझो भाई, ये क्या आ रहा है, ये हो क्या रहा है ये, है ना। इसको समझने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका सहारा लिया इन्होंने, जिसका नाम है ब्रैक्स। क्या नाम है बच्चों, ब्रैक्स लो। क्या लगाया इन्होंने, ब्रैक्स लो। क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। ये आपने अगर वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली होगी ना, वेव ऑप्टिक्स, तो वहां पर भी ये पार्ट डिफरेंस आता है। एल लैम्डा कब आता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब होता क्या है, समझ लो बच्चों बात, सिंपल वे में समझ लो, बहुत सिंपल में, और 5-10 मिनट में समझ लो। डाइवर्स थर्मल बहुत इजी वे में। देखो क्या होगा, अगर बच्चों वेव ऐसे आ रही है, क्योंकि हम डाइवर्स थर्मल क्या लेके चल रहे हैं, डाइवर्स थर्मल ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रख रहा है ना, और उनको लैम्डा ये प्रूफ करना है। अगर लैम्डा ये आ गया तो वेव नेचर है उसके पास, तो ये क्या मान के चल रहे हैं, वेव ही। अगर बच्चों वेव है और उनके बीच का फाई 0 है, तो बच्चों वे अपना एम्पलीट्यूड को डबल कर लेगी, है ना। इसे बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अगर वेव आ रही होगी, डिफ्लेक्ट होगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके बड़ी हो जाएगी वो। और वेव के लिए एक बंदे ने पहले से ही एक रूल फिट करके रख रखा है, ब्रैक्स लो, कि अगर वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी तो ये वाला रूल फॉलो करेगी। क्या नाम है उसका, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। ये करनी ही करनी चाहिए। इस वीडियो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक ऐसा आया उसको भी बताएंगे, वरना आपको पता ही चल गया होगा भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि अगर डबल होगी वेव तो वाला रूल फॉलो करेगी। और बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा डबल कहां पर हो रही होगी, यानी कि आपस में मिल मिलकर बड़ी पीक कहां दे रही होगी, इस वाले के लिए। भाई इस वाले रिजल्ट पे सबसे ज्यादा पीक नहीं आ रही, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर ज्यादा हो रहा होगा। सही बात है ये। तो क्या करना है इसे, आप देखो कितना सिंपल बना लिया इसने अपनी चीजों को। इसने क्या फाइंड करना है, एन ले लिया इसने 1। तो बच्चों इक्वेशन क्या आ गई, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। फाइंड क्या करना है, लैम्डा। और बच्चों निकल क्रिस्टल का डी स्पेसिंग पता होता है 0.914 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है डी, 0.914। 2 मिनट में डी स्पेसिंग पढ़ लो क्या होता है। डी होता है बच्चों, डी स्पेसिंग होता है हर एक मटेरियल को जब अंदर झांक के देखते हैं हम, तो लेयर बाय लेयर रखे हुए मिलते हैं हमें, क्या, एटम्स, यानी कि उनकी चादर बाई चादर बिछी हुई मिलती है हमें। कहां पर, हर एक मटेरियल को जब झांक के देखोगे, अगर वो क्रिस्टलाइन है, छोड़ दो उस बात को कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, हर एक मटेरियल तो समझ लो। हर एक मटेरियल को जब अंदर झांक के देखते हैं तो हमें लेयर बाय लेयर मिलती है, मतलब लेयर के बीच में गैप भी मिलता है। उस गैप को क्या बोलते हैं, डी स्पेसिंग बोलते हैं बच्चों। उसी के हिसाब से, इस डी स्पेसिंग के बेसिस पे ही हमने मटेरियल को अलग अलग नाम दे रखे हैं।
डी स्पेसिंग आयरन की अलग होगी, लकड़ी की अलग होगी, हर एक चीज की, स्टील की अलग होगी, जो भी तुम देख रहे हो प्लास्टिक की अलग होगी, सब चीजों की अलग होगी। यानी कि डी स्पेसिंग क्या है बच्चों, एक तरीके से फिंगरप्रिंट है किसके, मटेरियल्स के। तो निकल के केस में डी स्पेसिंग क्या है 0.914। तभी तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने लाइन लाइन खींच रखी है, यानी कि स्पेसिंग दिखा रखी है दो लाइनों के बीच की। ये बात समझ गए। यानी कि क्या होगा, वेव आएगी बाहर वाली लेयर से या फिर अंदर वाली लेयर से टकरा के बाहर आ जाएगी। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है दो वेव्स, तो ऐसा पीक आना चाहिए, बड़ी पीक आना चाहिए, जो कि किसको फॉलो करना चाहिए, इस रूल को। बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो इसमें क्या करना, आप देखो कितना आसान हो गया। मतलब डी इनके पास है ना, लैम्डा फाइंड करना है तो थीटा ही तो चाहिए। क्या चाहिए, बस थीटा। अगर जैसे ही थीटा आ गया तो बात खत्म हो गई, एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया। अगर इतना ही वैल्यू आई तो मजा आ गया, इनका नोबेल प्राइज मिलेगा इन्हें। मजा आ रहा है ना लेक्चर में, देखो कितना आसान है बच्चों। तो देखो कैसा फाइंड करेंगे ये थीटा। देखो बच्चों इस सिमेट्री से तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, यहाँ की सिमेट्री से क्या थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा 180 नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं बच्चों। 180 एंगल यहाँ पर कट रहा है। तो यानी कि क्या है यहाँ पर, फ्रॉम डायग्राम क्या हो रहा है बच्चों, थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है 180। और डायग्राम से हमें पता चल गया इस वाले से थीटा कितना आ रहा है बच्चों, सॉरी फाइव कितना आ रहा है 50 डिग्री, बिकॉज फाइव क्या आ रहा है 50 डिग्री। तो यहाँ पर 50 रख दो, यहाँ पर आ गया 2 थीटा प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो बच्चों कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। मजा आ रहा है बच्चों लेक्चर में। थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, बात खत्म। और डी की वैल्यू भी रख दो। अगर लैम्डा इतना आया तो हो गया काम। देखते हैं आएगा क्या, कहां पर रख दो, यहाँ रख दो। 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.914। किसके केस में बच्चों, ये एंगस्ट्रॉम ही ले लो। किसके केस में, निकल के केस में। कोई भी रख लो यहाँ पर, कुछ भी रख लो, आएगा वेवलेंथ इतनी। निकल ले लिया था वहां पर, क्योंकि डी स्पेसिंग उस समय निकल की आसानी से पता होगी उन्हें, और निकल उनकी लैब में रखा होगा, बस यही काम होगा और कुछ ना। इनटू साइन कितना आया बच्चों 65 डिग्री इजिकल टू लैम्डा। तो बच्चों लैम्डा पता कितना आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी कि लगभग उतना ही जितना डी ब्रोगली प्रिडिक्ट करके गए थे फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में। यानी कि इनका मजा आ गया, इन्होंने 1927 में प्रूफ कर दिया कि हाँ सच में एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन के पास वेव है, ये रिवेव। क्योंकि वो इस वाले ब्रैग रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ब्रैग रिलेशन तभी फॉलो होता है जब कोई वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। मजा नहीं आ गया, समझ रहे हो बच्चों। इन्होंने ये इस केस को दो तरीके से प्रूफ किया। देखो एक तो ये हो गया, ये थीटा कहां से उठाया, इस वाले केस से। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वी कितना है बच्चों, यहाँ 54 वोल्ट। क्या हमने अभी अभी जो पढ़ा है रिलेशन डी ब्रोगली वाला, ये नहीं पढ़ा फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 रूट में वी। और वी क्या है पोटेंशियल। अगर मैं वी को ये रख दूं 20.28 रूट में 54, तो करीबन करीब 166 के एंगस्ट्रॉम के बराबर फिर से वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एक्सपेरिमेंट हुआ दो तरीके से प्रूफ, एक ये रहा एक ये रहा। बात है, चलो बच्चों अब 2 मिनट में जान लेते हैं फेस वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड इनका रिलेशन बिटवीन, किसमें निकालना है बच्चों इन दोनों के बीच में रिलेशन, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। सबसे पहले जानते हैं हम ग्रुप फेस वेलोसिटी क्या होती है। हमने सबसे पहले बच्चों सोचा कि फेस वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी होती है जो कि फेस रखता है। भाई फेस क्या होता है वेव का, जिस फेस से वेव जाती है, तो उसको हमने क्या मान लिया, उसको ही हमने अपनी वेलोसिटी मान लिया। कोई दिक्कत है, द स्पीड एट विच द वेव फेज मूव, यानी कि फेस की वेलोसिटी जो होगी वो ही वेव वेलोसिटी होगी। अब फेस क्या होता है वेव का वो जान लेते हैं बच्चों। हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। इस समय इस इक्वेशन से तो सब जानते होंगे, नहीं जानते तो ये होती है हमारी वेव इक्वेशन बच्चों, है ना। इसमें ये क्या होता है, ये होता है बच्चों फेस, ये क्या होता है फेस होता है। तो बच्चों फेस ले लेंगे, भाई हम यही तो कह रहे हैं कि फेस से भागेगी हमारी वेव। तो फेस से किस फेस से भाग रही है, कांस्टेंट फेस से। तो मतलब हम क्या कहते हैं कि kx जो है हमारा माइनस ओमेगा टी, वो क्या है एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू। भाई कांस्टेंट तो मानेंगे, कांस्टेंट फेस से ही तो आगे चल रही है। फेस क्या है, एंगल होता है बच्चों एक तरीके से। तो क्या है कि x माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ तो मैं वेलोसिटी चमक रही है कहीं नहीं, तो क्या होती है वेलोसिटी dx by dt। तो यहाँ पर dx by dt कैसा आ सकता है, एक बार इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, क्या आया k dx by dt माइनस यहां पर ओमेगा आया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों dx by dt की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा बाई k। और यही क्या होता है बच्चों vp। vp क्या होता है, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी यही होती है हमारी। फेज वेलोसिटी समझ में आई होगी क्या होती है, vp होती है ओमेगा बाई k।
यहाँ पर लिख दो, अगर नीचे नहीं चमक रहा होगा तो यहाँ पर लिखो वीपी क्या आ गई, ओमेगा बाई के आ गई। ये आ गई हमारी फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी भाई, ग्रुप कितने बच्चों का फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हो तुम, एटलीस्ट 2, यानी कि हम क्या मान लें, वो वाली वेलोसिटी जिससे 2 वेव चल रही है। बच्चों इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, क्यों इस पे आए, क्यों स्विच हुए, वो सब कुछ नोट्स में दे रखा है। एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रहे हैं चीजों को और एकदम क्रिप्स होकर हम पढ़ रहे हैं चीजों को। चलो, तो यानी कि मिनिमम 2 वैल्यू हो तो क्या करूंगा मैं सिंपल सा करूंगा वीपी, यानी कि वीजी क्या होगा हमारा, वीजी हमारा होना चाहिए यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि 2 होगी, और K2 माइनस K1, या फिर इसका डिफरेंस लिख दूं यानी कि 2 ओमेगा बाई डी के। दोबारा क्यों करूं भाई, ये सिंपल सा लिख दूं। ये क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है। सिंपल है बात बच्चों, जहां पर हमारी ग्रुप वेव चल रही हो यानी कि वेव पैकेट चल रहा हो किसी स्पीड से, सिंपल है बात। चलो भाई ये बात आ गई, अब आगे चलते हैं, रिलेशन देखते हैं इसमें, किसमें, डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव में। सबसे पहले ये जान लेते हैं डिस्पर्सिव होता क्या है और नॉन डिस्पर्सिव क्या होता है। डिस्पर्सिव होता है मतलब बच्चों जहां पर वेव बहुत सारी डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही हो, यानी कि फ्रीक्वेंसीज उनकी अलग अलग हो, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वेव वेलोसिटी अलग होगी, तो क्या होगा, हमें कलर दिखेंगे भाई। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ही तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तभी तो हमें कलर दिख सकते हैं। जैसे बच्चों प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो हमें कैसी लाइट मिलती है, 7 कलर में टूट के। क्यों मिलती है बच्चों, क्योंकि प्रिज्म में डेंसिटी अलग अलग होती है अलग अलग जगह पर, जिसके कारण वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी बदलने के कारण क्या बदलता है बच्चों, वेवलेंथ, यानी कि ऐसा मीडियम जो वेव को डिस्पर्स कर दे। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी वेवलेंथ चेंज होगी। और नॉन डिस्पर्सिव कौन सा मीडियम होता है, जहां पर वेवलेंथ चेंज ना हो, स्पीड चेंज ना हो, फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, नॉन डिस्पर्सिव होता है। सिंपल बात है बच्चों। रिलेशन देख लेते हैं, चलो रिलेशन कैसा फाइंड करेंगे, देखो सिंपल, वीजी क्या है हमारा, डी ओमेगा बाई डी के। किस किस में रिलेशन देखना है, वीजी और वीपी में, तो दोनों लिख लो। यहाँ पर क्या आएगा, वीपी, वीपी क्या है हमारा बच्चों, ओमेगा बाई के। तो यहाँ पर बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई के इंटू वीपी, के इंटू वीपी रख दो इसमें। तो वीजी बराबर क्या आ गया, डी बाई डी के, और के की ओमेगा की वैल्यू के इंटू वीपी। ये आ गया फर्स्ट, और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन कर दो, बहुत ही आसान चीजें हैं ये बच्चों ये जो हम कर रहे हैं। तो वीजी बराबर क्या आ गया, फर्स्ट के मान लो डी वीपी बाई डी के प्लस, अब फर्स्ट का भाई फर्स्ट को एज इट इज रखा, दूसरे का फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे वो 1 हो जाएगा, इंटू वीपी बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ये आ गया बच्चों हमारे पास रिलेशन, किस किस में, वीपी और वीजी में। लेकिन बच्चों हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। तो हमने तो अब ये भी बात करी है, डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव वेव मीडियम होते हैं जिसमें वेवलेंथ या तो एक में सेम हो और जिसमें बदल रही हो। तो ये तो वेवलेंथ में आया ही नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों, इसे वेवलेंथ में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे बच्चों वेवलेंथ में, देखो हमारे पास एक चीज है, k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो k की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लैम्डा में आ जाएगा। लेकिन डी भी तो चेंज करना पड़ेगा फिर, तो डी क्या आएगा बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो इसको एक बार, माइनस के 2 पाई लैम्डा का स्क्वायर इनटू डी लैम्डा। तो यानी कि जहां पर डी के आ रहा है ये तो आएगा ना, डिफरेंशिएट करके देख लेना, ये आएगा। जहां पर के आ रहा है ये रख दो, जहां डी के आ रहा है ये रख दो, देखते हैं रखने पे क्या आएगा। वीजी इज इक्वल टू के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा रखा, 2 पाई बाई लैम्डा रखा इनटू डी वीपी एज इट इज इनटू डी के की जगह ये रखूंगा मैं सारा का सारा, माइनस के 2 पाई बाई लैम्डा का स्क्वायर इनटू डी लैम्डा, ये रख दिया सारा का सारा, सही बात है। इनटू क्या चल रहा बच्चा हमारा, प्लस के वीपी। चलो भाई ऊपर ले जाऊंगा ऐसा, देखो लैम्डा स्क्वायर ऊपर जाएगा 2 पाई से, 2 पाई कट जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि वीजी बराबर क्या आ गया, वीजी आ गया माइनस के लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा प्लस के वीपी। और इसका थोड़ा सा ठीक करके लिख दो, वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस के लैम्डा डी वीपी बाई डी लैम्डा। ये आ गया कौन से मीडियम में, डिस्पर्सिव के लिए। ये कहां पर आया बच्चों, डिस्पर्सिव मीडियम में। क्यों आया है डिस्पर्सिव में, देखो डी लैम्डा चेंज हो रहा है ना भाई, डी बाई डी लैम्डा क्या होता है, डी बाई डी क्या होता है, चेंज होना किसी चीज का। तो ये किसमें है, फॉर डिस्पर्सिव मीडियम। और फॉर नॉन डिस्पर्सिव क्या होगा, बताओ बच्चों, नॉन डिस्पर्सिव के लिए क्या होगा भाई, ये जीरो हो जाएगा भाई। कोई चीज अगर चेंज ना हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो वीजी बराबर वीपी ना जाएगा, ये आ गया फॉर नॉन डिस्पर्सिव। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, ये आता है रिलेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है बच्चे श्रोडिंगर इक्वेशन, सबसे पहले ये जानना है हमें।
श्रोडिंगर इक्वेशन बच्चों बताती है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के बारे में, यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी बच्चों यहाँ पर लिख रखी है हमने, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या इसको लिख सकते हैं p² प्लस के v। यानी कि हमने करना क्या है बच्चों? हमने फाइंड करना है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इन टर्म्स ऑफ साई। साई क्या है बच्चों? एक वेव फंक्शन। इसकी ही टर्म में क्यों फाइंड करनी है? इसलिए फाइंड करनी है बच्चों क्योंकि डी ब्रोगली और डिवर्सल जर्मर के थ्रू ये प्रूफ हो चुका था इससे पहले, जब हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन आई है कि वेव, कोई भी पार्टिकल वेव नेचर रखता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन भी है तो उसके पास भी एक वेव है। तो अगर वेव है तो क्वेश्चन ये उठा कि उस वेव को ढूंढा कैसे जाए, फिर मतलब उस वेव में पूरी में पार्टिकल को कहां ढूंढा जाए, यानी कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का प्रोसेस ही क्या है? एक तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन है ना बच्चों? इसका एक मेथड, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड है श्रोडिंगर इक्वेशन। इन्होंने क्या कहा फिर कि एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं अपना साई और उसको सारी पावर दे देते हैं, यानी कि सारी पावर इन द सेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें कैद कर देते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है बच्चों? आधार कार्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड क्या है बच्चों? वेव फंक्शन। तो हमने क्या करना है? हमने वेव इक्वेशन फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ साई और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, जबकि टोटल एनर्जी ये रही, इसको ही श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? भाई इक्वेशन, वेव इक्वेशन फाइंड करनी है, बिल्कुल भाई वेव ही तो है, वेव का नेचर ही तो पता कर रहे हैं, तो किसकी हेल्प लेंगे? जनरल वेव इक्वेशन की। जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है? देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आराम से। जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है? ये होती है भाई, क्या बताती है? ये एक तरीके से दो बार डिफरेंशिएशन बताता है इसका, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी बताती है, ये बताती है किस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसका चेंज। सही बात है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? साई इज इक्वल टू ए की पावर आई थीटा। ये कौन सी फॉर्म में लिख रखा है सॉल्यूशन? आयलर फॉर्म में। थीटा क्या होता है यहाँ पर? के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी कि वेव का फेज होता है ये। वाई इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया? थीटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हमारा साई क्या बन गया? ये बन गया बस, और अब कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 अगर तुम बनानी आ गई या फिर याद कर ली तुमने, बस हो गया काम। इतना सा करना है इसमें। क्या आ गया? साई इज इक्वल टू ए की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, इतनी बात हो गई। आगे एनर्जी हमने इसकी फॉर्म में लिख दी, सिंपल है। अब क्या काम है हमारा? अगला अगला काम हमारा ये है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 से हमने ई फाइंड करना है एनर्जी, और हमने क्या फाइंड करना है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? पी। और ना ही इक्वेशन 1 में हमें एनर्जी मिल रही और ना ही हमें मोमेंटम, तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को एनर्जी और मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसा करेंगे? देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर k क्या है बच्चों? 2 पाई बाई लैम्डा, एंड यहाँ पर बच्चों ये क्या है हमारा? ओमेगा 2 पाई न्यू। तो इक्वेशन 1 में रख दो इसे। इक्वेशन 1 में रखा तो साई क्या आ गया? साई इज इक्वल टू ए टू द पावर आई, k की जगह क्या रखा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, माइनस ओमेगा की जगह क्या रखा? 2 पाई न्यू इंटू टी। लेकिन अभी तक हमें ना तो लैम्डा मिला, ना तो हमने पी मिला, मोमेंटम मिला अपना, और ना ही एनर्जी मिली खुद से। तो क्या करेंगे? कुछ यूज करेंगे। देखो अब क्या यूज करेंगे? देखो भाई, हमें पता है क्या कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। कोई बता के गया हमें? कौन बता के गया बच्चों? ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हमें बता के गया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो लैम्डा की जगह एच अपॉन पी रख देंगे, पी मिल जाएगा। एंड E बराबर एच नहीं होता है, हमें बता गया मैक्स प्लैंक। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? E बाई एच। तो बच्चों ये इक्वेशन काय में बदल गई? फटाफट लिख दो। देखो लैम्डा और न्यू की वैल्यू पुट कर दो। साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई, देखो 2 पाई, नीचे क्या रखूंगा मैं? h अपॉन पी, तो h नीचे रह गया और p ऊपर चला गया इंटू एक्स माइनस, ऐसे यहाँ देखो 2 पाई, न्यू की वैल्यू e बाई एच रखूंगा तो e ऊपर चला गया और h यहाँ पर आ गया इंटू टी इंटू टी। बाहर क्या आ गया बच्चों? देखो 2 पाई बाई एच को बनाना बाहर लिख लो। साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई 2 पाई बाई एच, और यहाँ क्या आ गया? पी एक्स माइनस ई टी। क्या हमारी इक्वेशन पी एक्स माइनस ई टी में नहीं बन गई? पी क्या है बच्चों? मोमेंटम, और ई क्या है बच्चों? हमारी एनर्जी। इसमें तो बदलनी थी देखो, क्योंकि इक्वेशन 2 में टोटल एनर्जी क्या है? एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एनर्जी निकालेंगे ई की वैल्यू, और पी स्क्वायर की वैल्यू पुट यहाँ से निकालेंगे।
और कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। यही श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, बताओ इतनी आसान। तो क्या करें, नाउ डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू टी। क्यों कर रहे हैं बच्चों पहले टी के रेस्पेक्ट में? भाई टी के रेस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टी के साथ में ही तो रखा है ई, रखा नहीं है। अगर टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन में करूंगा तो हमें काई की वैल्यू मिल जाएगी, ई की मिल जाएगी। करके देखते हैं देखो मिलेगी क्या नहीं। डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई 2 पाई बाई एच पी एक्स माइनस ई टी, क्योंकि भाई ई की पावर एक्स का तो इतना ही होना है, इनटू किसका कर रहा हूं मैं, इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा माइनस ई तो आएगा ही आएगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करूंगा, और ये कांस्टेंट आएगा ही आएगा आई 2 पाई बाई एच, ये कांस्टेंट आ गया। सही है बच्चों। यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, ये सारा का सारा सही है। कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से। डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू साई है ये, और ये क्या आ गया माइनस ई इंटू आई 2 पाई बाई एच। क्या करो अब बच्चों, ई फाइंड करना, सारा इधर भेज दो। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस लगाओ कि माइनस है 1 अपॉन साई, 1 अपॉन में जाएगा साई एच, ऊपर आएगा और नीचे आएगा 2 पाई आई, और जो बचा लिख दो साई डी साई बाई डी टी। सही है बच्चों। देखो अगर मैं ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई करा लूं, यहाँ पर ही करा रहा हूँ, ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई करा लूं तो ऊपर आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हो गया -1। तो यहाँ क्या बन गया बच्चों, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बस बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो ये क्या गया बच्चों, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 4 बना लो। अब क्या निकाल लिया, सिमिलरली पी स्क्वायर की वैल्यू और निकाल लो, पी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि बच्चों जब भी तो आएगी टोटल एनर्जी, श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या टोटल एनर्जी। तो क्या करोगे, नाउ डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 विद रेस्पेक्ट टू, इस बार किसके रेस्पेक्ट में करनी है, x के। क्यों करनी है x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो बच्चों p किसका फंक्शन है, x का। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी p की वैल्यू आ सकती है। मोमेंटम चाहिए क्या नहीं, कर दो बच्चों। तो क्या आएगा, डी साई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ इस बार, देखो तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ a e टू दी पावर i 2 पाई बाई h इंटू पी एक्स माइनस ई टी। भाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x का, ऐसा कैसे आ गया, p के x के रेस्पेक्ट में करा तो p आ गया और कोफिशिएंट बाहर आ गया, ऐसे कैसे भाई, ये तो हमको आता ही है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना, इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आती है, ये आ गया बच्चों। लेकिन एक बात देखो बच्चों, यहाँ से तो a की p मिला है, लेकिन मुझे चाहिए पी स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर, तो क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 आ गया ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए e टू दी पावर i 2 पाई बाई h इंटू पी एक्स माइनस ई टी, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। भाई सेम टू सेम काम नहीं आएगा बच्चों इस बार भी, भाई यही वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी तो स्क्वायर लिख दो, इसका क्या दिक्कत हो रही है। ये बात समझ में आ गई है बच्चों हमारे, बिल्कुल आगे होगी। अब देखो क्या आया, क्या बच्चों ये फिर से साई नहीं बन गया, साई बन गया तो ये क्या आ गया, डी साई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू साई, और बच्चों इसका स्क्वायर खोल के लिख दो, पी स्क्वायर आई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दो। चलो आगे करते हैं, इधर करते हैं इस वाले पार्ट में। तो देखो क्या आएगा, आगे डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर -1 बाहर लिख रहा हूँ माइनस साई, ये क्या आ गया, पी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, देखो ये तो आ रहा है 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर साई। अब क्या करो, पी स्क्वायर निकालना है, सब कुछ इधर फेंक दो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन साई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारा पी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 5 मान लो। बात समझ में आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 5। अब गौर से एक चीज देखो, 4 और 5 में देखो, 4 और 5 में e की वैल्यू है 4 में और 5 में p की वैल्यू है। मुझे बच्चों गौर से बताओ t किस में आ रहा है, t की टर्म किस में आ रही है, t की टर्म आ रही है e में, एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है, जो कि नाम है इसका श्रोडिंगर की, तो e और p स्क्वायर की दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा तो आ जाएगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और अगर मुझे बनानी है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो मैं पुट करूंगा केवल p स्क्वायर की वैल्यू, e की पुट नहीं करने का। क्यों, क्योंकि t को ही तो हटाना है और t आ रहा e में, तो पुट नहीं करने के, तो वही उसे ही कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्या करो,
नाउ द वैल्यू ऑफ E and P square put in equation 2. Now the values of E and P square put in equation number 2. चलो बच्चों पुट करो और वैल्यू बताओ क्या क्या आएगी। E की वैल्यू पुट करो, E की वैल्यू ये है, देखो बच्चों ये आएगी, आराम आराम से करते हैं इसे, बहुत आराम से। E की वैल्यू क्या है, 1/साई HI डिवाइडेड बाई 2 d साई बाई dt इज इक्वल टू, देखो बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पर 1/2m पहले से ही है, तो 1/2m के अंदर मैं एंट्री करा दूं पहले ही, तो क्या होगा 8π²m नहीं आ जाएगा। भाई ये लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ऐसा बस है ना, 1/साई तो आएगा ही, और क्या आएगा h², नीचे आ जाएगा 8π²m, क्योंकि बच्चों ये देखो 2m भी तो है, तो 2 से 4 की मल्टीप्लाई होगी 8 आएगा, π² है, m आ गया, बात समझ में आ गई। ये ऐसा कैसे लिख दो, d² साई dx² प्लस के v, देखो v भी तो है, आगे होगी बात समझ। अब क्या करो, इधर ले आओ इसे, और 1/साई कॉमन भी ले लो, क्योंकि दोनों में 1/साई कॉमन आ रहा है, 1/साई कॉमन ले लिया, hi डिवाइडेड बाई 2π d साई बाई dt प्लस h² डिवाइडेड बाई 8π²m d² साई बाई d x² प्लस v, साई को उधर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ गया, और इसको थोड़ा सा इधर लिख लो, मतलब ऐसा लिख लो थोड़ा तरीके से, 8π²m d² साई dx² प्लस hi d साई बाई hi बाई 2π d साई बाई dt इज इक्वल टू v साई। आ गया बच्चों ये इक्वेशन, यही होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बताओ आसान नहीं है बच्चों, बहुत, अरे बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना है इनमें। अब क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 2 में पुट ओनली द वैल्यू ऑफ p², क्योंकि e रखना ही नहीं है, जैसे e रख दिया तो इंडिपेंडेंट आ जाएगी, t के देखो t का फंक्शन आ रहा, और t का है नहीं में, तो e मत रखो, बस आगे टाइम इंडिपेंडेंट क्या करो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओनली p² इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो फटाफट, देखो क्या आएगी, e एज इट इज रहेगा भाई इस बार, e एज इट इज, p² की वैल्यू देखो क्या है, p² की वैल्यू ये है, फिर से 2m की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा देखो, -1/साई h², नीचे आ जाएगा 8π²m d² साई बाई dx² प्लस के v, कोई दिक्कत नहीं, सबको इधर ले आओ, सबको सारे को उठा के इधर ला रहा हूं, तो ये पॉजिटिव हो गया, h² 8π²m d² साई बाई dx², ये क्या आ गया बच्चों प्लस, देखो e माइनस v ना हो गया इज इक्वल टू 0, यहाँ 1/साई कॉमन ले दो, h² 8π²m d² साई बाई dx² प्लस 1/साई कॉमन ले रहा हूँ, हिस्सा हट गया, लेकिन e माइनस v 1/साई, यहाँ साई आ गया इज इक्वल टू 0, इस बार यहाँ से ये कॉमन ले दो, सारा का सारा कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, d साई बाई dx² डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है 8π²m ऊपर चला गया, नीचे आ गया h², यहाँ आ गया e माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। यही होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, थी नहीं बच्चे इतनी आसान, और इसको रखते हैं हम, ये आ गई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इतनी आसान चीजें हैं, और इसको क्यों रटना है, एकदम सिंपलेस्ट वे में, कहाँ मिलेगी, सबसे सिंपल पे। चलो बच्चों अब क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन एक श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्या होती है वो एप्लीकेशन, सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, मतलब जिस पार्टिकल को हम ढूंढने निकले हैं उसको हमने बेचारे को एक बॉक्स में कैद कर दिया है, जिसकी पोटेंशियल वॉल जो है इनफाइनाइट है, यानी कि वॉल इतनी बड़ी है कि उनका पोटेंशियल इनफाइनाइट है, उसे तोड़ के बाहर नहीं आ सकता वो, समझ रहे हैं, और वन डायमेंशन है, यानी कि ढूंढना और आसान हो गया, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये, सबसे आसान क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्या बना रखा हमने बॉक्स, जिसकी लेंथ क्या है 0 से l, x इज इक्वल टू 0 से शुरू है, x इज इक्वल टू l पे, एक दीवार का x इज इक्वल टू 0 पर, दूसरे क्या x इज इक्वल टू l पे, क्या हो रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल भी 0 का रखा है उसका, मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं उस पे, तो बच्चों क्या है देखो, पोटेंशियल वॉल का कितना इनफाइनाइट, यानी कि बाहर कितना इनफाइनाइट,
तो साई यानी कि उसका वेव फंक्शन, यानी कि उसका आधार कार्ड, यानी कि वो खुद बाहर होगा क्या? नहीं, जब अंदर कैद कर रखा तो इनफाइनाइट वॉल को तोड़कर बाहर कोई चला जाएगा तो जीरो है। ऐसे इधर भी जीरो है, और अंदर जीरो होगा क्या? वो नहीं, अंदर ही तो पड़ा हुआ है वो, भाई वही तो ढूंढना है उसे, तो साई अंदर क्या होगा? नॉन जीरो। तो क्या बच्चों ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन की ही क्या है एप्लीकेशन। तो ये ले लिया हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर देखो बच्चों पोटेंशियल कितना है? जीरो। यहाँ पर जीरो कर दो इसे, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, यहाँ क्या आ गया बच्चों? ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि एक तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको क्या मान लूं? के स्क्वायर लेट 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया? के स्क्वायर। क्यों मान रहे हैं ऐसा? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है भैया हमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन पहले सेम बना लो, उसका सॉल्यूशन आसान कर लो। के स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ क्या आ गया? के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बच्चों? ये आसान सी। क्या होता है बच्चों इसमें? ऐसे नहीं लिखते हम इसके रूट निकालने के लिए, भाई इसे m मान लेते हैं प्लस के स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट क्या आ जाएंगे? m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई के नहीं आ जाएंगे रूट, इधर ले जाओगे माइनस का आई का स्क्वायर लिखोगे तो दोनों तरफ रूट करोगे तो m क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आई के आ जाएगा। तो ये जब रूट आते हैं बच्चों तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका? जब इस रूट के लिए सॉल्यूशन ये होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आएगा? क्या आता है जब ऐसे रूट आते हैं? तो सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू a sin kx प्लस के b cos kx। बिल्कुल यही आता है, अगर याद हो तुम्हें, बिल्कुल ये आएगा सॉल्यूशन इसका जब रूट ऐसे आते हैं। चलो कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो रट्टाफिकेशन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ पर देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? भाई हमें साई तो फाइंड करना था, साई तो सब कुछ बताएगा। अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं तो वही बताता है प्रोबेबिलिटी। और ढूंढना किसे? इसे करना है। साई का स्क्वायर को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। और प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करने के पार्टिकल का हूं तो साई फाइंड करना अल्टीमेटली, लेकिन साई को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? कोएफिशिएंट ए और बी। तो ये कैसे फाइंड हो? यहाँ पर लगाते हैं हम बच्चों बाउंड्री कंडीशन, अपनी पहली बाउंड्री दूसरी बाउंड्री, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हो क्या होगी बच्चों? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन देखो बच्चों सिंपल है बहुत, यही बच्चे यहाँ पर ही दिक्कत, यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को। देखो क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे साई जीरो नहीं होगा। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे साई जीरो होगा। भाई जीरो होगा पर कैसा होगा जीरो? हमें तो ना पता चला सर, अब भी ऐसा होगा। देखो क्या बच्चों, एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहली दीवार नहीं है, और दीवार कहाँ जा रही है? आसमान में। आसमान में कोई चढ़ गया होगा वो, भाई इनफाइनाइट पोटेंशियल है उसका, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो का रखी, बेचारा को खाना भी नहीं दिया 5-6 दिन से, तो क्या चढ़ जाएगा? भैया चला ना जा रहा होगा बेचारे पे ठीक से, कहाँ चढ़ जाएगा? तो साई क्या हो गया? जीरो हो गया। साई क्या है? साई है बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टिकल को, यानी कि एक तरीके से आधार कार्ड है। इसमें रख दो पुट इन इक्वेशन, कुछ मान लो इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 रख दो बच्चे फटाफट। साई जीरो इज इक्वल टू a साइन जीरो प्लस b कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1, साइन जीरो की वैल्यू 0, तो b इज इक्वल टू 0 मिल गया। पहला कोएफिशिएंट आ गया हमारा, है ना, पहला कोएफिशिएंट आ गया। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखो क्या होगी? एट दूसरी वॉल पे आ जाओ भाई, दूसरी वॉल पे आ गए x इज इक्वल टू l पे। भाई एट x इज इक्वल टू l पे भी तो साई जीरो होगा फिर से। भाई दूसरी वॉल पे कहां चढ़ गया होगा बेचारा, फिर से जीरो होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर से पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस बार क्या है? साई जीरो है, फिर से x इज इक्वल टू क्या आएगा? l आएगा, a साइन k इंटू एल प्लस जीरो। b क्यों जीरो आया? क्योंकि b तो निकाल लिया ना जीरो, भाई जीरो निकाल लिया तो जीरो रख दो। तो क्या है हमारे पास? a साइन के एल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि a क्या है? अगर ऐसे इसे हम ऐसे लिख दो भाई, से साइन के एल इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है बच्चों, साइन की वो वाली वैल्यू देखनी है जहां वो जीरो देता है। कहां देता है साइन जीरो? साइन जीरो जीरो पे देता है। आगे बढ़ाओ 180 और घुमाओ इसे, पाई पे साइन फिर से जीरो, 2 पाई पे फिर से जीरो, 3 पाई पे फिर से जीरो, ऐसे ऐसे डेड करके एन पाई पे साइन जीरो देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि के एल इज इक्वल टू एन पाई आ जाएगा।
भाई समझ में आ रही है बात? कैसा आता है, साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई, साइन से साइन काट दो, के एल इज इक्वल टू एन पाई। बात समझ में आ गई होगी। तो के की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाई एल। बच्चों समझ में आ रही है चीजें? भैया ऐसा हुआ बेटा, अगर समझ में ना आया हो, साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई, है ना बेटा? तो के एल बराबर एन पाई। कोई बात नहीं बच्चों, जिसको नहीं आई तो आप आएगी कुछ समझ में। साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, एन की वैल्यू 0 टू 1 0 से लेकर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो। यहाँ पर आ गया बच्चों ये, लेकिन इससे कुछ मतलब है हमारा? कुछ नहीं मतलब। क्यों? क्योंकि के स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो के स्क्वायर से ही तो कंपेयर करा कर कुछ निकाल पाएंगे, क्योंकि के स्क्वायर तो कुछ मान रखा है। तो क्या करो बच्चों, ऐसा है के स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। बट क्या होता है बच्चों, के स्क्वायर क्या मान रखा है, ये मान रखा है हमने। तो के स्क्वायर बराबर क्या मान रखा है, 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। क्या मानी थी अब तक इक्वेशन हमने, 1। इसको इक्वेशन क्या दे दो, इक्वेशन 2 दे दो और इक्वेशन 3 दे दो। कंपेयर कर दो इन दोनों इक्वेशन को, के स्क्वायर को। भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, तो कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, दोनों को बराबर रख दो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो क्या आया बच्चों, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसी इक्वेशन की। तो क्या आया देखो, 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर सपा हो गया। हमारी वैल्यू जो आई है, ई निकालना बच्चों यहाँ से एनर्जी, तो क्या आ गई, एच का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कराओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे भेज दो सारा ये वाला, 8 ml का स्क्वायर। यही होता है बच्चों वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की एनर्जी। एन क्या है यहाँ पर, एन है बच्चों 1 2 3 एंड सो ऑन। एन 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 मैंने एन यहाँ रख दिया तो एनर्जी क्या हो रही, 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रखी है। क्यों ढूंढ रहे हैं फिर उसे, वो तो मरा पड़ा उसे ढूंढ ही क्यों रहे हो, उसमें जब ना काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? इसलिए एन कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, अगर कुछ बात समझ में आ गई हो तो। ये होती है बच्चों एनर्जी। आगे बात समझ में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि पहली और दूसरी स्टेट की एनर्जी फाइंड कर दो इसकी। अगर देगा लेंथ भी देगा और इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। पहली n इज इक्वल टू, पहली के लिए क्या लिखना 1, और जब दूसरी के लिए रखोगे तो बच्चे जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो पहली से 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल है बच्चे, ये बात मैं करके दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल की अलग वीडियो लॉन्च करेंगे उसकी। चलो बच्चों ये बात आ गई, हमारी एनर्जी आ गई। ठीक है, अब क्या फाइंड करना हमने, अब हमें फाइंड करना है वेव फंक्शन। कैसा फाइंड करेंगे भाई, वेव फंक्शन ही तो फाइंड करना है। साई कैसा फाइंड करेंगे वेव फंक्शन को, देखो क्या हमारे पास बच्चों अभी तक ये इक्वेशन नहीं बनी है भाई। अभी तक हमने दो बाउंड्री कंडीशन से ये पता कर लिया है, क्या पता कर लिया है कि b इज इक्वल टू 0 आया हमारे एक के लिए और k इज इक्वल टू n पाई बाई l आया एक के लिए। देखो ये रहा, यही तो पता किया हमने दो चीज। दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्योंकि यही तो सही है, यही तो सही है, सही फाइंड करना है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो अभी आ जाएगा, मतलब 1 में रख दो। साई इज इक्वल टू क्या आएगा, a क्या आया यहाँ साइन n, k की वैल्यू क्या आई है n पाई बाई l इंटू एक्स और प्लस के 0 है। लेकिन बच्चों यहाँ पर साई नहीं आया अभी तक, क्यों, क्योंकि साई के लिए तो a चाहिए ना भाई। a तो हमें पता ही नहीं क्या होगा, ये वाला a। तो इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये क्या होती है सर, अभी बताऊंगा, देखो पहले लिख लो। यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जैसा इसका नाम बता रहा है, नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन। इससे नॉर्मल कंडीशन हो नहीं सकती किसी को ढूंढने के लिए। देखो तुम गए पुलिस स्टेशन में कि कोई मिसिंग है हमारा, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा कि एक काम करो जी, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ मिल जाएगा, देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है। पुलिस वाला क्या कह रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, अभी भी बताई मैंने, साई का अगर स्क्वायर कर दूं मैं तो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। अब तुम क्या कहोगे, सर ये क्या कह रहे हो तुम, ढूंढ दो सा, क्यों मजाक कर रहे हो तुम। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा या कोई भी जो हुआ है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, कहीं ना कहीं उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 1 होगी। ये क्या बात है, ये तो पूरा ब्रह्मांड हो गया ना। तो तुम क्या होगा, क्या कहोगे, भैया किसी चीज में कहीं ढूंढ दो उसे, कहाँ पर जहां पर हो। तो फिर क्या करेंगे हम, कोई ना कोई कंडीशन लेंगे। कंडीशन क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारा पार्टिकल कहाँ कहाँ बंद है,
0 से L के बीच। तो हमारी कंडीशन में ये कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या जाएगी, 0 से L। और देखो साई क्या हमारा, ये इसका स्क्वायर चढ़ा दो, तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल dx इज इक्वल टू 1। बताओ बच्चे समझ में आ रही है बात? यहाँ से स्क्वायर फाइंड कर लेंगे हम, है ना, स्क्वायर यहाँ से फाइंड करके यहाँ रख देंगे। इक्वेशन नंबर कुछ ही मान लो, इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है बच्चों। रखो, करो भाई फाइंड a स्क्वायर 0 टू l, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल dx इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों में अगर 2 से मल्टीप्लाई नीचे कराऊंगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, कुछ दिक्कत है? ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा। पता है ना बच्चों सबको क्या होता है? पॉज करो वीडियो, अगर नहीं पता तो साइड में लिख लो क्या होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। खोल दो इसे, तो क्या आया, a स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 टू L, ये खुला 1 माइनस कोस 2 थीटा। 2 क्या मतलब, 2 इंटू n पाई x बाई एल इंटू dx इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन कर दो इसका फटाफट, इंटीग्रेशन करोगे तो इधर लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन करके, a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा देखो 1 का क्या आएगा x, ये आया x माइनस इसका करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों साइन 2n पाई x बाई एल और डिवाइडेड में ये आ जाएगा 2n पाई x बाई एल और लिमिट क्या आएगी 0 से l इज इक्वल टू 1 चल ही रहा है। बात समझ में आ रही है सारी? लिमिट रख दो, पहले क्या रखोगे l, फिर क्या रखोगे 0, रखो लिमिट सबकी। a स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या रखा l आया माइनस के, यहाँ रख दो l, साइन ध्यान से देखना 2n पाई, यहाँ आया l और नीचे भी l, और नीचे क्या आया 2n पाई l डिवाइडेड बाई l। x जहां पर भी है वहां क्या रख रहा हूं मैं, l रख रहा हूं। फिर नीचे के लिमिट रखते हैं, तो नीचे की लिमिट रखोगे माइनस लगा के 0 आया, माइनस लगा के यहाँ पर क्या आएगा सारे में, x की जगह 0 रखोगे तो 0 ना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा नीचे भी 0 आएगा, मतलब ये तो 0 ही बनेगा सारी फॉर्म। इज इक्वल टू 1 चल रहा, बात समझ में आ रही है सारी? बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे चलो, a स्क्वायर बाई 2 मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखो यहाँ से l से l गया, यहाँ से l से l गया, ऊपर क्या आया साइन 2n पाई। साइन की वैल्यू n पाई पे कुछ भी हो, 1 लाख हो, 0 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो 0 होती है उसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों सारे की 0, 0 माइनस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। आगे होगी बात समझ, ये तो 0 चल रही है, तो क्या आया हमारे निकल के a स्क्वायर बाई 2 इंटू l इज इक्वल टू 1। या फिर a की वैल्यू फाइंड करनी तो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 बाई l और रूट क्यों चढ़ा है क्योंकि a स्क्वायर था। आगे बात समझ में, ए की वैल्यू कहां पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि हमें क्या चाहिए साई की वैल्यू चाहिए। नाउ पुट इक्वेशन ए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, साई आ गया, साई इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2 बाई एल इंटू साइन n पाई बाई एल इंटू एक्स। यही होता है बच्चों वन डायमेंशन बॉक्स में वेव फंक्शन। इतना आसान चीज है ये। अब बच्चों इसको प्लॉट करते हैं 2 मिनट में फटाफट। लो मैं प्लॉट भी दिखा देता हूं करके इसका। जब बच्चों हम क्या लेते हैं, जब हम साइज n इजिकल टू 1 से चलते हैं ऐसा आता है, जब n इजिकल टू 2 पे चलते हैं तो ऐसा आता है, और जब n इजिकल टू 3 पे चलते हैं तो कुछ ऐसा वेव फंक्शन निकल कर आता है हमारा। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों n इजिकल टू 1 पे, n इजिकल टू 2 पे, n इजिकल टू 3 पे। किसकी प्लॉट है बच्चों, साई 1 की, साई 2, साई 3, क्योंकि n वेरी करते चले जाएंगे ना। अब बच्चों क्या केस में फाइंड करना, ये तो साई है बच्चों, साई देखो नेगेटिव भी आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए साई स्क्वायर को पॉजिटिव हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ क्या फाइंड कर दूंगा मैं, साइन का साई का स्क्वायर, साई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो पीक जो है हमारी डबल हो गया ऊपर चली जाएगी, सारी की सारी पीक कहाँ गई, ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये क्या आ गया बच्चों, साई 1 का साई 3 का होल स्क्वायर, साई 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया साई 1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ आ रही है इसकी, यहाँ पर, इसे बोलते हैं बच्चों एंटी नोड। और ये क्या होता है, ये होते हैं नोड्स, तो नोड्स पे 0 है, एंटी नोड पे मैक्सिमम है ना बच्चों। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी पार्टिकल के पाए जाने की। यही तो कमाल की चीज है, यही तो बच्चा श्रोडिंगर इक्वेशन का कमाल की चीज है कि हम पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, किसी पार्टिकल की, वो कहां पर हो सकता है, यानी कमाल की चीज। ये है बच्चों एप्लीकेशन श्रोडिंगर इक्वेशन की।